एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। देखो आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन फ्रॉम क्लास 9th। ऑलराइट, देखो आज अपन यहाँ बात करने वाले हैं एक नए टाइप ऑफ फोर्स के बारे में एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे अपन एक काम करें कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी अपन किसी मास को किसी बॉडी को अपन ड्रॉप करते हैं तो हमेशा वो बॉडी जो है डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे की ओर फॉल होती है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि ये बॉडी हमेशा डाउनवर्ड क्यों मूव कर रही है? क्योंकि यदि बॉडी आपकी इस साइड ही मूव कर रही है इट मींस कि इस बॉडी पे एक फोर्स काम कर रहा है जो उसके डाउनवर्ड काम कर रहा है बॉडी के ऊपर, है ना। और उसी फोर्स की वजह से बॉडी का जो मोशन हो रहा है दैट इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। ऑलराइट, अच्छा तो उस फोर्स को अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कि पहली बात देखो बेटा इसमें कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स है, दिस इज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, है ना। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि हर दो मासेस के बीच में यूनिवर्स में भले ही कोई से भी आप दो मास मान लीजिए, एक मास मान लो अपन ने यहां जूम कर लिया, मास ए बोल दो इसको आप, और एक मास आप यहां मान लो डिस्टेंट प्लेस के ऊपर बी मान लिया अपन ने। तो ये दोनों मासेस जो होंगे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यहां पर, है ना। इन दोनों मासेस के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स काम कर रहा है एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उनके बीच में दैट इज ऑलवेज टाइप ऑफ अट्रैक्टिव, है ना। तो यहां पर भले ही ये मास सन पे मान लो आप, ये वाला मास आप मून पे मान लो आप, यूनिवर्स में कहीं पर भी आप दो मास अज्यूम कर लीजिए, उन दोनों मासेस में कुछ ना कुछ फोर्स तो काम कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। हाँ, डिस्टेंस बढ़ने पे, डिस्टेंस इंक्रीज होने पर उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो सकता है, बट ऑल्दो वहां पर एक फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा होगा। ऑलराइट, तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन लिखो इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन। every mass of universe attracts another mass of universe एंड इसमें जो ये वर्ड आ रहा है अट्रैक्शन, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्शन, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही यहां पर बनेगा। ऑलराइट, चलो अच्छा आगे लिखो इसमें आप, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, एंड आगे एक पॉइंट इसमें आप वो नोट कर लीजिए कि दिस इज प्रपोज्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि ये फोर्स कितना एक्ट करेगा वो अपन ने बात कर ली यहां पर, और फोर्स का जो टाइप होगा, नेचर कैसा होगा, वो अपन ने यहां डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, ये आप नोट कर लीजिए। आगे अपन इस चैप्टर में बात करेंगे कि इस फोर्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो अपन यहां पे देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसको आप नोट करिए। अच्छा, अब यदि स्टार्टिंग में अपन ने ये बात कर ली इसमें कि दो मासेस में फोर्स एक्ट करेगा, तो अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है अपने नेक्स्ट कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, एंड उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जानने के लिए वी आर मूविंग फर्दर। ऑलराइट, हेडिंग रहो आप इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलराइट, यहां पे एक वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल, इसका भी यहां पे इंपॉर्टेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब कि ये फोर्स ओनली अर्थ पार्टिकल्स के लिए नहीं है, भले बॉडीज जो मासेज है भले कहीं भी मान लो आप यूनिवर्स के अंदर, है ना, उन सब मासेज में फोर्स एक्ट करेगा। इसीलिए यहां पे वर्ड लिया अपने काम में क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आप, इट स्टेट दैट every mass of universe attract another mass of universe. All right, and that force is known as gravitational force. Now coming to next point, this force is called gravitational force
ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल्दो ये अपन ने पहले नोट कर रखा है ऑलरेडी, है ना, तो दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एंड आगे लिखो, अब दो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, दीज आर इंपॉर्टेंट, तो नेक्स्ट लिखिए आप इसमें, दिस फोर्स इज proportional to product of masses, this is the first statement of this law, this force is proportional to product of masses। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो जैसे मान लो कि अपन दो मास अज्यूम कर ले, यहाँ पर एक मास अपन ने यहाँ अज्यूम कर लिया, एक मास अपन ने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है, कंसिडर कर रखा है। इस मास को मैंने m1 बोल दिया, इस मास को मैंने m2 बोल दिया, है ना। कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज हो सकती है, m1 m2 लाइट मास हो सकते हैं, m1 m2 आपके हेवियर मास हो सकते हैं, बट m1 m2 उनके मासेस का वैल्यू अपन ने अज्यूम कर लिया। एंड इन दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, दैट सपोज इज r, दैट इज टेकन एज ए स्मॉल r। ऑलराइट, तो ये अपन ने कुछ टर्म्स अपन ने यहाँ पे अज्यूम कर ली स्टार्टिंग में कि मासेस m1 m2 मान लिया, और उन दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है वो अपन ने r कंसिडर कर लिया। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है अपने को ये कि जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, उस फोर्स जो होगा ना, दैट विल प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि F will be proportional to m1 into m2, multiplication of masses, and the second line is that it is inversely proportional to square of distance, ऑलराइट, इट मीन्स कि F प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। F प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर मीन्स r is the distance between the masses m1 and m2, alright, and more better this is the distance between center to center, alright। So this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Now combining these two equation we can get the r final formula, alright। तो यहाँ पे आप इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो स्टेटमेंट है वो आपको इसमें नोट करने हैं, आपको याद करने हैं कि ये जो लो का स्टेटमेंट पहला तो ये आएगा और दूसरा यहाँ पर ये आएगा, ऑलराइट। इसको नोट करिए आप, मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूं, ठीक है। ठीक है, चलो देखो अब तक अपन यहां तक पहुंच चुके हैं कि जैसे मान लो कि एक मास अपन ने यहां m1 अज्यूम किया था, एक मास अपन ने यहां पर m2 अज्यूम किया था, एंड जो उनका सेपरेशन है, जो गैप है, वो अपन ने r मान रखा था। तो जो पहला स्टेटमेंट बनाया था वो अपना ये आया था कि F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड सेकेंड वन वाज F प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे अपन यहाँ पर, तो आगे इसमें लिखो आपकी बाई कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। यह आ गया मास के डिपेंडेंसी का फॉर्मूला, F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r स्क्वायर, ऑलराइट। अच्छा, अब आपको मालूम होगा कि साइंस में जब भी ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अपन रिमूव करते हैं तो वहां पे एक नया कांस्टेंट आता है, तो वो सेम जो कहानी यहां पर भी होएगी। तो इसको अपन रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो देयर विल बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज g, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के बीच का यदि आपको फोर्स फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, है ना। अच्छा, m1 m2 तो सिंपली मासेज है, जो भी आपको मास गिवन रहेंगे अपन वो यहाँ पे पुट कर देंगे। r जो यहाँ पर है डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच का है, बट क्वेश्चन यहाँ पर अब ये आ रहा है माइंड में मेरे
कि इस जी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यदि आपने जी का वैल्यू पुट नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो उसलिए अपन पहले देखते हैं कि जी का वैल्यू कितना होगा। अब बेटा एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है, और इस जी का बेटा नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऑलराइट, ये इस जी का नेम हो गया। एंड इस जी का जो वैल्यू होगा ना, जी का जो वैल्यू होगा वो होगा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ऑलराइट, वन सेकेंड, लेट मी चेक। yes once, yes, correct. all right, then the value of g is 6.67 10 to power -11। अब बात करें कि what will be its unit, what will be its unit। तो बेटा यूनिट फाइंड करने के लिए आपको एक काम करना होगा कि इस फॉर्मूले में से आपको g को आपको अलग करना पड़ेगा। you have to make it subject। तो g को यदि हम यहाँ से अलग करेंगे तो देखना बेटा यहाँ पर g को अलग करूंगा मैं यहाँ से, तो g जो अपना आएगा दैट विल बी इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ g। नाउ दोनों जो टर्म्स है इक्वल लिख रही है अपने को यहाँ पर, तो जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट क्या होगा, g का भी होगा। नाउ ट्राई टू फाइंड द यूनिट ऑफ दिस टर्म। नाउ ये f जो यहाँ फोर्स है, एंड फोर्स इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। r यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर। एंड m1 m2 यहाँ पे मासेज है जो किलोग्राम में होते हैं, तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम। तो इसका यूनिट बेटा आएगा अपना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बेटा एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जी का यूनिट क्या होता है, तो जी का यूनिट आएगा ये वाला। और आगे भी यदि आपको कभी किसी टर्म का आपको यूनिट निकालना पड़े तो यूनिट फाइंड करने का तरीका यही होता है कि जी को आप अलग कर लीजिए यहां से और उसको चेक करो, आप इसका आंसर ही आएगा। तो जी का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना होगा, और जी का यूनिट क्या होगा बेटा, दिस वन। ये आपको नोट करना है अभी, ठीक है। और ये आएगा फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन जो होंगे, न्यूमेरिकल्स जो होंगे काफी आसान होंगे यहाँ पर, कि आपको m1 गिवन रहेगा कि एक मास कितना है, मान लो 1 kg का मास है, एक मान लो 2 kg का मास है, डिस्टेंस मान लो 5 मीटर अपन ने एज्यूम कर ली। तो नाउ सिंपली पुट दी वैल्यूज, जी को आप यहां रखो, जी का वैल्यू ये रहा। बेटा जी का वैल्यू हर जगह पे, हर प्लेस पर सेम रहेगा, इसीलिए इस नाम में भी एक वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल। इट मीन्स कि जी का जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिफर बाय प्लेस। ऐसा नहीं कि जी का वैल्यू अर्थ के लिए अलग होगा या जी का वैल्यू सन या मून के लिए अलग होगा। हर एक प्लैनेट के लिए जी का वैल्यू सेम रहेगा और वो इतना ही रहेगा। जी इज अ कांस्टेंट, है ना। ऑलराइट, ये नोट करिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए यहां पर कि ये F जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स का वैल्यू आ गया दोनों मासेस के बीच में। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है माइंड में कि ये फोर्स कौन सी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, कि ये फोर्स इस वाली बॉडी पे एक्ट कर रहा है ये और किस साइड कर रहा है। देखो बेटा, पहली बात तो ये फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो दोनों बॉडीज क्या होगी बेटा, अट्रैक्ट होगी, ऐसे पास में आने की टेंडेंसी में होगी, अट्रैक्ट होगी कि ये इधर आएगी और ये वाली बॉडी आपकी इस साइड मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब यदि आपकी ये वाली बॉडी इस साइड अट्रैक्ट हो रही है, इट मींस कि जो फोर्स का डायरेक्शन है इसके ऊपर तो इधर आएगा F, और इस वाली बॉडी पे जो फोर्स है वो अपना इस साइड में एक्ट करेगा टुवर्ड्स द ईच अदर F। और इस F का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन यहां से फाइंड कर लेंगे। तो F का वैल्यू यहां से फाइंड करके अपन उसको वहां पुट कर सकते हैं और इजीली वी कैन फाइंड दैट हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ बॉडीज। एंड इट इज वेरी क्लियर कि दोनों बॉडीज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम ही एक्ट कर रहा है, दोनों बॉडीज पे फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोट इट आउट, नोट करिए इसको। ऑल राइट, अच्छा, अब देखो बेटा, इसमें आगे हम बात करेंगे कि इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ के अंदर, कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है, ऐसे कौन कौन से फिनोमिनाज है जो इस लॉज के बेस पे काम कर रहे हैं, है ना। जैसे, है ना, तो लिखो आप हेडिंग का नाम, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करें इसमें कि जैसे
एज यू नो कि यहाँ पे सन मान लिया अपन ने सेंटर के ऊपर, एंड एवरी प्लैनेट लाइक मरकरी, जुपिटर, अर्थ, ऑलराइट, ये सारे जो प्लैनेट्स है दीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये अपन जानते हैं। बट बेटा एक बात ध्यान रखो कि कोई भी बॉडी यदि रिवॉल्व कर रही है सर्कल में, तो रिवॉल्व करने के लिए इट नीड ए फोर्स। बिना फोर्स के कोई बॉडी रिवॉल्व कर नहीं पाएगी। जैसे अपन एक काम करें कि मान लो कि मेरे पास में यहाँ पे एक थ्रेड है ना, और एक स्टोन मान लिया, मैंने उसके ऊपर टाइट कर दिया। अब यदि मैं यहां से इसको क्लैम्प करके होल्ड करके इसको मैं घुमाऊंगा स्टोन को, तो स्टोन घूम के आएगा, ऐसे से सर्कल परफॉर्म करेगा। बट सर्कल में तब तक रहेगा जब तक वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। यदि आपने स्ट्रिंग को यहां से काट दिया, अलग कर दिया, तो उस केस में ये जो स्टोन है दैट इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मीन्स कि इसका जो सर्कुलर मोशन है वो तभी तक हो पाएगा जब तक इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, और जो स्ट्रिंग है ना वो इसको फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना। स्ट्रिंग के यहां होने से स्टोन को एक फोर्स मिल रहा है जिससे कि वो बंधा हुआ है, टाइड है, कंस्ट्रेंट है ना। अब यदि स्ट्रिंग नहीं होगी तो यहां से ये जो स्टोन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर नहीं पाएगा। सेम कहानी यहां पर भी होती है। जैसे अपन एक काम करें कि सन यहां अज्यूम कर लिया अपन ने, और बाकी जो प्लैनेट्स है, जैसे लेट्स सपोज कि यहां पे अपन ने अर्थ मान लिया, क्योंकि अर्थ से आप ज्यादा फेमिलियर हो, अर्थ मान लिया अपन ने, एंड अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। इट मीन्स कि लेट्स सपोज कि पहले यहां था, फिर बाद में मान लो यहां पर आ रहा है। और अभी अपन ने बात की बेटा स्टार्टिंग में, यहां पर अभी भी बात की अपन ने कि यदि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है देन इट नीड ए फोर्स। अब क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि बेटा कि ये फोर्स कहां से मिला हुआ है इसको, क्योंकि अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, ये तो फैक्ट है, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो डेफिनेटली फोर्स भी उसको मिल रहा होगा। अब वो फोर्स कहां से मिलेगा बेटा, दैट इज प्रोवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज इस सन में कुछ ना कुछ मास होगा, दैट इज लेट्स सपोज एम ऑफ सन, एंड अर्थ का कुछ ना कुछ मास होगा, दैट इज एम ऑफ अर्थ। एंड नाउ यू कैन चेक कि दोनों बॉडीज में मास है तो वहां पर एक फोर्स बनेगा, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा वो कितना होगा, जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है, और उसी फोर्स ने उस रिक्वायर्ड फोर्स की वैकेंसी को फुलफिल कर दिया होगा, और तभी ये बॉडी आपकी अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है। एंड दिस इज फॉर ऑल प्लैनेट्स, नॉट ओनली फॉर अर्थ। ये सबके लिए बेटा एप्लीकेबल होगा। हर एक प्लैनेट जो है वो इसी वजह से, इसी कारण से रिवॉल्व कर पा रहा है ना। तो पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। तो इसमें लिखो, आप समझ लिया अपन इस चीज को ना, कि सर्कल में घूमने का जो रीजन है, जो रूट कॉज है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का होना। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर पाता। अर्थ यदि सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर पाता तो यहां पे लिविंग पॉसिबल नहीं होती, कुछ भी नहीं हो पाता, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। तो जो पहला इंपॉर्टेंस है वो देखो बेटा, all planets are moving around sun because of gravitational force, और अभी अपन ने बात कर ली इसके बारे में डिटेल में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलराइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जैसे मून है, अब मून जो है दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो बेटा दो बातें बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्व अराउंड सन एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, है ना। मून जो है वो सन के अराउंड नहीं घूमता बेटा, वो घूमता है अर्थ के अराउंड, है ना। तो सेम कहानी वहां पर बेटा लागू होती है कि यहां अर्थ मान लिया अपन ने, और मून मान लो अपन ने यहां अज्यूम कर रखा है, तो मून का जो मोशन हो रहा है सर्कल में वो भी क्यों हो रहा है, बिकॉज मून के ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहा है सेंटर की ओर, जिसने उस मून को अर्थ के साथ में बांध रखा है, टाइट कर रखा है ना, तभी वो रिवॉल्व कर पा रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखो आप, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है। दीज आर दी सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना which occur because of existence of gravitational force. In absence of gravitational force, these phenomena can't be occurred. Alright. इसके अलावा बहुत सारे और भी है इंपॉर्टेंस। जैसे अपन बात करें कि मान लो कि मैंने किसी बॉडी को नीचे की ओर फेंका है तो नीचे मूव करेगी, ऊपर मूव नहीं कर रही। ऊपर क्यों नहीं मूव कर रही, क्योंकि यहाँ बेटा देखो आप कि ये अपन ने अर्थ मान लिया बेटा अपन ने यहाँ पे,
और ये अपन ने एक मास मान लिया, जनरल मास। अब यदि इस मास को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा तो नीचे मूव करेगा, बिकॉज इस मास के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है अर्थ की वजह से। जब भी दो मास रहेंगे आसपास तो वहां पर फोर्स काम करेगा, और उसी फोर्स की वजह से ये जो मास है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, मूव कर गया। अब एक काउंटर क्वेश्चन आपके माइंड में यहां पर ये आना चाहिए कि सर ये फोर्स तो यहां भी काम कर रहा होगा, अर्थ के ऊपर भी काम कर रहा होगा, तो अर्थ पे यदि ये फोर्स आपका एक्ट कर रहा है तो ये अर्थ ऊपर क्यों नहीं मूव कर रही, मास नीचे क्यों मूव कर रहा है? बेटा इसका रीजन ये होता है कि इस फोर्स का वैल्यू बहुत कम बनता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है बहुत कम होगी, और इतनी कम इंटेंसिटी से इतने बड़े मास को ऊपर लेके आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए अर्थ कभी ऊपर नहीं मूव करेगा, हमेशा जो छोटे मोटे मास होंगे वही हमेशा नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दीज आर सम बेसिक की पॉइंट्स है ना, जो जिनकी वजह क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलराइट, ये आप नोट करिए एंड फर्दर देखो इसमें अपन देखो आगे अपन बात करेंगे बेटा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, फ्री फॉल। फ्री फॉल ऑल्दो कि ये आपके 11th में आएगा बेटा, 11th में बहुत डिटेल में आएगा, बट 11th क्लास से पहले अपन यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा बहुत तो इसको ना। फ्री फॉल क्या होता है? जैसे कोई भी यदि अपन ऑब्जेक्ट को मान लो ऊपर फेंक रहे हैं अपन, या नीचे फेंक रहे हैं अपन, या ड्रॉप कर रहे हैं अपन, रिलीज कर रहे हैं, तो ये सारी जो बॉडीज है, यदि मान लो अपन एक काम करें कि एक बॉडी को मान लो मैं ऊपर की ओर थ्रो कर देता हूं, हाइट की ओर, ऊपर की ओर, तो क्या होने वाला है, वहां पर बॉडी कुछ हाइट गेन करेगा एंड वापस से वहां पे टर्न लेके नीचे की ओर मूव करेगा। आपने कोई बॉडी नीचे फेंकी है तो नीचे मूव करेगी। तो ये सारे जो मोशन हो रहे हैं किसी भी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट के, वो ग्रेविटी के अंडर में हो रहे हैं, वो अर्थ के वजह से हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ का जो फोर्स है बॉडीज के ऊपर वो हमेशा कहां काम करेगा, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो उसकी वजह से हर एक बॉडी का जो मोशन है वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में हो रहा है ना। तो अर्थ के इन्फ्लुएंस में जो भी मोशन हो रहा है उसका नाम क्या होगा बेटा, फ्री फॉल। उसका नाम क्या होगा, फ्री फॉल। ऑलराइट, तो ध्यान दे एक बार इसमें आप कि फ्री फॉल क्या होता है ना, मोशन ऑफ सर्टेन बॉडी इन्फ्लुएंस of Earth's attractive force is called free fall। कि हर एक बॉडी को जब अपन ड्रॉप कर रहे हैं, अपन थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी अपन कर रहे हैं, तो वो बॉडी है ना ऐसे सराउंडिंग में मूव करेगी, ऊपर जाएगी, वापस से नीचे मूव करेगी, है ना। तो ये जो मोशन हो रहा है दैट मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। अच्छा, ऑलराइट, अब देखो बेटा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आने वाला है, अपने बेटा सीखने वाले हैं, एक टर्म आएगी ग्रेविटी है ना। इसको अपन और बोलेंगे सेकेंड लैंग्वेज में, तो वो बेटा इसमें रहेगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा एक पूरा नाम हो गया यहां पर, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, ओनली ग्रेविटी, और इसका सिंबल जो है ना ग्रेविटी का, दैट विल बी स्मॉल जी, दैट इज द स्मॉल जी। अच्छा, इस चैप्टर में जो जी है ना वो दो बार काम में आएगा अपने, एक बार तो यहां पे यूज हो रहा है स्मॉल जी, और अभी अपन एक बार बात की पहले, दैट वाज कैपिटल जी। जो कैपिटल जी है वो एक अलग प्रॉपर्टी है, वो एक अलग चीज है ना, और वो एक कांस्टेंट होता है। लेकिन ये वाला जो जी है ना स्मॉल जी बेटा, वो है आपका एक्सलरेशन। एंड आई थिंक आप इससे फेमिलियर हो पहले से भी कि व्हाट डज मीन बाय एक्सलरेशन, है ना। जब भी कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बार बार टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, वेरी हो, तो उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सलरेटिंग बॉडी। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी ओनली, सिंपली इन सिंपल लैंग्वेज, और इसका सिंबल क्या रहेगा, स्मॉल जी। अब बात करता हूं कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो मूविंग फॉरवर्ड, तो एक काम करिए अपन इसको ऊपर नोट करते हैं दोबारा से, है ना। फ्री फॉल के अंडर में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, तो टर्म का नाम है बेटा ग्रेविटी या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल
फोर्स एंड सिंबल इज स्मॉल जी। एक काम करें अपन यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए, इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अपन डायग्राम ड्रॉ करें। यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक अर्थ अज्यूम कर लिया है ना, ये अर्थ मान लिया अपन ने, और अर्थ का सेंटर यहाँ पे मान लिया अपन ने, मास अर्थ का अपन ने ME मान लिया, मास ऑफ अर्थ इज ME है ना, और इसका जो रेडियस है अर्थ का, बिकॉज अर्थ हैज ए स्फेरिकल शेप, अर्थ हैज ए स्फेरिकल शेप, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो वो अपन ने R अज्यूम कर लिया, R इज द रेडियस। ठीक है बेटा, और मान लो कि यहां पर एक बहुत कम हाइट के ऊपर एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया, मतलब कि ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया जहां अपन रहते हैं अपन लोग है ना, और उससे कुछ हाइट के ऊपर एक पॉइंट अपन ने यहां मान लिया। ठीक है, और ये हाइट मैंने अज्यूम कर ली लेट सपोज h, दैट इज स्मॉल हाइट h, और इसके अलावा ये जो रेडियस है दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड कि वो अपनी R मान रखी है अपन ने। ठीक है, और इस जगह पर एक अपन ने एक और मास पुट कर दिया, दैट इज ए जनरल मास स्मॉल m। ये एक अलग मास है बेटा, जैसे मान लो कि अर्थ नीचे है और मैंने यहां मान लो एक मास मान लिया। ठीक है, अब ये मास तो अपन ने मान रखा है चौक को, दैट इज स्मॉल m मास, स्मॉल m मास, और जो अर्थ वाला मास है दैट इज ME, हियर E स्टैंड फॉर अर्थ। एंड एज यू नो कि यदि मैं इस चौक को यहां से ड्रॉप करूंगा तो कहां मूव करेगी, नीचे मूव करेगी। अब यदि नीचे मूव कर रही है इट मींस कि इस चौक पे एक डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा होगा, इस वाली बॉडी पर एक फोर्स काम कर रहा है ना अल्टीमेटली, और यदि फोर्स एक्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, F इक्वल टू बेटा होता है M इंटू A। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना ये आप याद करने की कोशिश करें, F इक्वल टू MA। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यदि मैं इस चौक को ड्रॉप करूंगा तो इस पे एक फोर्स काम करेगा, उसकी वजह से बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी, और यदि कहीं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है तो फोर्स जहां जहां पर एक्ट करेगा उस टाइम पर बॉडी के ऊपर एक ए भी काम करेगा। ए यहां बेटा है एक्सेलरेशन है, ए इज ए एक्सेलरेशन। तो अब मैं वही फाइंड कर रहा हूं कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, and that is known as also gravity. I am trying to find the value of acceleration due to this force, this gravitational force. All right. तो एक मास अपन ये मान लिया, और बेटा एक और काम करें कि इस बॉडी को और इस बॉडी का सेंटर तो यहीं पे रहेगा, और जो अर्थ का सेंटर वो अपन ने यहां मान लिया, और दोनों बॉडीज के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अपन ने क्या सपोज कर लिया, सपोज करो इसको आप D मान लो आप, या आप इसको R ही मान लो आप, R। ठीक है, तो ये बेटा मास आपका स्मॉल m मास है जो अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे प्लेस कर रखा है, अभी अपन इसको होल्ड कर रखा है, और उस मास का जो सरफेस से हाइट वो अपन ने h अज्यूम कर रखा है, और सेंटर से हाइट जो उस मास का वो अपन ने r मान लिया। एक चीज मैं यहाँ पे लिखूं ज्योमेट्री से कि स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। क्या मालूम पड़ रहा है बेटा आपको, क्योंकि मैंने R ये मान रखा है यहां से यहाँ का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये मान रखा है, और ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू समथिंग दिस प्लस दिस वन, एंड ये अपन ने R अज्यूम कर रखा है, ये अपन ने H मान रखा है, तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू R प्लस H। अच्छा बेटा, अब सोचो कि इस वाली बॉडी को मैं ड्रॉप करूंगा तो बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, तो इस वाली बॉडी पे जो फोर्स है वो अपन ने मान लिया F है ना। तो देखो बेटा इसमें जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F, एंड F इक्वल टू क्या होता है हमेशा M इंटू A होता है, कि यदि बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है देन डेफिनेटली बॉडी पे एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये अपना आ गया फोर्स इक्वल टू ma यूजिंग दिस इक्वेशन। नाउ ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस टर्म। दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ड्यू टू अर्थ, and that is equal to g into mass of earth into mass of general body upon r square, all right, and this is equal to m into a। but ध्यान रखो यहां पर कि जो a है उस एक्सेलरेशन को अपन यहां पर a ना बोल के अपन बेटा उसको बोलेंगे g, ग्रेविटी है ना। बेसिकली बेटा है ये एक्सेलरेशन ही, नो डाउट ये है तो एक्सेलरेशन ही, बट ये बिकॉज ऑफ अर्थ आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा बेटा ग्रेविटी है ना। तो जब भी माइंड में आपके आए ग्रेविटी तो समझना कि वहां पे वह एक एक्सेलरेशन ही होगा। तो यहां पर ए का जो सिंबल है वो मैं चेंज कर रहा हूं जी। अच्छा, एक और अपन काम करें बेटा कि
जो रेडियस है अर्थ का दैट इज वेरी वेरी लार्जर देन, जो रेडियस है अर्थ का बहुत बड़ा होता है बेटा, और हाइट जो अपन ने बहुत कम मान रखी है। तो यदि मैं इतने बड़े वैल्यू में इस h को ऐड भी करूंगा तो भी इसका वैल्यू बेटा ऑलमोस्ट क्या रहेगा बेटा, r के इक्विवेलेंट ही रहेगा। ये एक अजम्पशन है बेटा, दिस इज अप्रोक्सीमेशन, कि जैसे मान लो कि ये है 1 लाख और ये मान लो है 10 मीटर 10 मीटर, तो 1 लाख में यदि मैं 10 मीटर ऐड करूंगा तो देन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लाख। इसीलिए r प्लस एच के एक्सप्रेशन में यदि h जो है वो एक कम हाइट माने अपन, हालांकि यहां अपन बात कर रहे हैं कम हाइट के लिए, तो स्मॉल हाइट के लिए r प्लस एच कैन बी रिटन एज कैपिटल R। तो मैं सिंपली यहां पे एक और काम कर रहा हूं कि g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ जनरल बॉडी अपॉन दिस r इज बेसिकली इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू जी। एंड m को अपन यहां से कैंसिल करें, m से m, बट ऑलवेज रिमेंबर यहां पे आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा बेटा कि जो अपन मास कैंसिल आउट कर रहे हैं वो मास कौन सा मास है, दैट इज मास ऑफ जनरल बॉडी, दैट इज नॉट मास ऑफ अर्थ, दैट इज मास ऑफ दिस वन। तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया, और फाइनली बेटा आपको यहाँ मिल जाएगा कि जो g आ गया दैट इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। एंड यहाँ पे सारे जो टर्म्स आ रहे हैं दिस ऑल आर स्टैंडर्ड। नाउ चेक, g तो कांस्टेंट है बेटा, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, जो भी होगा कांस्टेंट रहेगा, एंड r का जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, बिकॉज अर्थ का साइज तो फिक्स है बेटा, है ना, अर्थ जो है ना एक्सपेंड नहीं करती है, अर्थ का साइज जो है सेम रहेगा। तो दिस इज ए कंप्लीट ए न्यू कांस्टेंट, g इज ऑल्सो कांस्टेंट इटसेल्फ, मास भी कांस्टेंट है, r भी यहां पर कांस्टेंट है, एंड दिस इज द ग्रेविटी। अब एक पॉइंट आप नोट करें बेटा यहां पर कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी अपन किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं यहां से, तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बेटा वो इस वैल्यू का होगा। अब इन सब वैल्यूज को मैं यदि यहाँ पे न्यूमेरिकली पुट कर दूं एक बार के लिए, है ना, देखो जैसे, अच्छा एक काम करो आप, इसको आप यहां तक नोट करो, इसको आप यहां तक नोट करो, आगे इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑलराइट, तो मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं और ये आपको वापस से नोट करना है। चलो, तो अभी जो ग्रेविटी अपन पढ़ रहे थे, है ना, उसमें बेटा अपन वहां तक पहुंच चुके हैं कि g इक्वल टू आ गया g मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। अब यदि मैं बहुत जेंटली इन सबको पुट कर दूं यहां पर, देखो g का वैल्यू अपन ने पहले पढ़ रखा है बेटा, कितना होता है 6.67 10 टू पावर माइनस 11, और जो मास ऑफ अर्थ है बेटा दैट इज ऑल्सो फिक्स, वो आपको याद करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। बेटा ये है अर्थ का मास, है ना, 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg, एंड लास्ट में बेटा r बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस, एंड दैट इज ऑल्सो फिक्स, दैट इज 6400 किलोमीटर। दिस इज इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 6400 एंड किलो मीन्स की 1000 और ये लो बेटा मीटर। तो दीज आर दी फिक्स वैल्यूज जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, ये अपन ने पहले बात कर ली थी, एंड दीज आर ऑल्सो स्टैंडर्ड जो आपको याद करना पड़ेगा। इन सबको यदि मैं यहां पे पुट करूं जी के अंदर फॉर्मूले में, तो बेटा आएगा 6.67 10 टू पावर 11, मास ऑफ अर्थ कितना बेटा 6 10 टू पावर 24, 6 10 टू पावर 24, और इनटू में अपॉन में यहां आ जाएगा 6 4 10 टू पावर 3 बेटा ये हो जाएगा, 10 टू पावर 2 ये बनेगा, तो दिस विल बी 10 टू पावर 5, एंड r स्क्वायर है यहां पर, तो यहां पे स्क्वायर भी आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन यू विल गेट ए वैल्यू दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटी, है ना, और ब्रैकेट में कर लो बेटा आप एक्सेलरेशन, ये लो कि ये बेटा आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज नोन एज ऑल्सो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी यूनिट ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो यूनिट एक्सेलरेशन का होगा ना, वो यूनिट किसका होगा बेटा, ग्रेविटी का भी होगा, इसीलिए यहां पर ये टर्म भी आएगा। इसका मीनिंग भी क्या हुआ
कि जब भी अपन किसी बॉडी को, अच्छा न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए फॉर न्यूमेरिकल पर्पस अपन इस वैल्यू को ऑलमोस्ट 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट बेटा देखो ये आपका अजम्पशन है, ये आपका है ना एक्यूरेसी है, ये आपका एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा और ये आपका अजम्पशन हो जाएगा। तो जी ये ही होता है, बट न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये अपन कई बार अज्यूम कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी अपन किसी बॉडी को डाउन फ्री फॉल करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकंड 10 से इंक्रीज होता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ बॉडी ड्रॉप की और बॉडी मान लो यहां से यहां पहुंच गई कुछ देर बाद में, तो इस जर्नी के ड्यूरिंग उस बॉडी का जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, वो बेटा कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। पहले और जो चेंज कितना हो रही है, तो हर एक सेकंड उसका जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बाई 10 वैल्यू। तो 0 यहां मान लिया, 10 यहां पर, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, हर एक सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। एंड दैट इज द ग्रेविटी। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी, मूव करेगी अंडर द ग्रेविटी, उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है वो इस रेट से चेंज होगा, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप नोट कर ले। एंड देखो इसके बाद में ना, ठीक है। अच्छा तो ये और लिख लो बोले आपकी A इक्वल टू G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बस ये चीज समझ जाओ आप एक बार के लिए कि ये एक्सेलरेशन का टाइप ही है जो अर्थ की वजह से बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, फील कर रही है। ऑलराइट, नोट करिए। चलो आगे देखो, हेडिंग का नाम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी। ये देखो बेटा नया हेडिंग है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। मतलब कि अब अपन ट्राई कर रहे हैं कि जब भी किसी बॉडी को मान लो कि मैं ड्रॉप करूं यहां से, तो यदि आपको ये जानना पड़े कि इस बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा कुछ देर बाद में, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन है, ये अपन ने अभी बात कर ली कि बॉडी आपकी एक्सेलरेट हो रही है। तो एक काम करें, जैसे मान लो कि ये अपन ने सरफेस मान ली, ग्राउंड मान लिया अपन ने, और एक मास मान लो अपन ने यहां मान लिया। अब इस मास को यदि मैं फ्री फॉल कराऊंगा, छोड़ूंगा यहां से या ऊपर फेंकूंगा, तो बॉडी ऐसे से मूव करेगी अंडर द ग्रेविटी। तो इसका किसी भी सर्टेन टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, या सर्टेन टाइम बाद में इसका जो वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा। तो ये सब चीजें फाइंड करने के लिए उन सब की स्टडी जो है ना, दैट इज नोन एज मोशन। अच्छा अब आप याद करो, अपन ने बेटा पढ़ रखा है कि v इक्वल टू एक होता है बेटा u प्लस AT, s इक्वल टू होता है बेटा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू होगा इसमें u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये a एक्सेलरेशन है, s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो इक्वेशंस है, दीज आर ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन सेम और कांस्टेंट। और अभी अपन ने बात की कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगी तो उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन काम करेगा। उसका वैल्यू कितना बेटा अभी आया था, 10 या 9.8। इट मीन्स कि यदि अपन इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से रिप्लेस कर दे, इस a की टर्म को, क्योंकि a यहां बेटा क्या है, एक्सेलरेशन है। अब यदि मैं इस a को हर एक इक्वेशन में g से रिप्लेस कर दूंगा, तो सारी इक्वेशंस जो है ना, दीज आर बिकमिंग फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, है ना। तो पहली बात तो इनमें लिखिए अपन कि जो यहां पे u है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, s को आपको स्पीड से लिंक नहीं करना, s यहां बेटा डिस्टेंस है, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और जो a है वो बेटा है एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन, और t जो है वो टाइम का फैक्टर है। तो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन दीज टर्म्स, दीज क्वांटिटीज। बट इन केस ऑफ ग्रेविटी दिस एक्सेलरेशन इज रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ g। तो अपन एक काम करें कि इन सब में अपन यदि यहाँ पे g पुट कर दूं मैं gt,
यहाँ कितना GT स्क्वायर और यहाँ कितना G इंटू एस। एंड रिमेंबर कर लो आप इसको, आपकी G जो होगा दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इनको आप यूज करके आपको यदि कुछ फाइंड करना हो न्यूमेरिकल में कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वेलोसिटी कितना होगा, है ना, और टाइम कितना कंज्यूम करेगी बॉडी, तो उन सबको अपन फाइंड कर पाएंगे यहां पर, है ना। तो एक पॉइंट आप नोट करिए आप यहां पे, आप बेटा पॉइंट ये है इसके अंदर कि जब भी आपको ये बोले कि बॉडी आपकी अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है ना, उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, जो एक्सेलरेशन वो फिक्स हो गया एंड दैट इज इक्वल टू जी, स्मॉल जी, एंड दैट जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सारे क्वेश्चंस में अपन इनको रखेंगे और वैल्यूज अपन फाइंड कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो दिस इज द होल कैलकुलेशन और मेथड ऑफ मोशन। ऑलराइट, चलो देखो आगे मूव करते हैं अपन इसमें। ऑलराइट, देखो आगे अपन यहां दो टर्म पढ़ेंगे अपन। एक टर्म बेटा आएगा मास और एक यहां बेटा आएगा वेट। कि पहली बात तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मास एक अलग वैल्यू है, एक अलग टर्म है, और जो वेट है वो एक अलग क्वांटिटी है। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। देखो मास क्या होता है, देखो मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी बॉडी में कितना अमाउंट है उस चीज का। जैसे मान लो कि चौक है, तो इस चौक में इस मटेरियल का कितना अमाउंट है, दैट इज इट्स मास। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पहले अपन बात करें इसमें मास के बारे में, पहले बात कर रहे हैं मास के बारे में। तो इसमें लिखो बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा देखो आप, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, है ना। आई थिंक आपको आता होगा, पहले से भी मालूम होगा कि मासेस जो है ना, मास जो है, दीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। कि 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, 4 kg हो गया, तो किलोग्राम क्या है, मास है ना, मास। एंड देखो लास्ट में देखो आप, इट इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपन ने पहले बात कर रखी है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, है ना, इनर्शिया पढ़ा अपन ने लास्ट चैप्टर में, इनर्शिया, कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, है ना, उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। कि यदि आपको ये जस्टिफाई करना हो कि इनर्शिया कितना होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए कि उस बॉडी का मास कितना ज्यादा है। मास कम होगा, इनर्शिया भी कम होगा। तो मास का जो है वो इंटरलिंक किससे है, इनर्शिया से है। एंड लास्ट पॉइंट देखो इसमें आप, इट डजंट चेंज प्लेस बाय प्लेस, प्लेस बाय प्लेस। ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा यहां पॉइंट आएगा लास्ट वाला, कि मास का जो भी मैग्नीट्यूड है किसी बॉडी के लिए, वह मैग्नीट्यूड जो होगा वो हर जगह पे सेम रहेगा। जैसे मान लो कि मैं इसका मास फाइंड करूं, और लेट सपोज कि इस चौक का मास मान लो 10 ग्राम है। कितना मान लिया अपन ने, 10 ग्राम। तो अब इस चौक को आप दुनिया के किसी कोने में ले जाओ, आप दुनिया के किसी कोने में आप इसको ले जाओ, आप हर जगह पे इसका मास कितना आएगा, 10 ग्राम ही आएगा। तो मास जो है दैट डजंट डिपेंड ऑन दी प्लेस, कि ऐसा नहीं कि अर्थ पे मास इसका अलग होगा या सन पे इसका मास अलग होगा, नहीं। मास जो जितना है वो उतना हर जगह पे उतना ही रहेगा। जैसे मान लो मेरा मास जो भी है ना, 60 kg मान लो, तो मेरा मास 60 kg जो है हर जगह पे इतना ही होगा, है ना। तो मास का वैल्यू जो है दैट डजंट डिपेंड ऑन प्लेस। तो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मास जो आपको लर्न करनी है। अच्छा देखो नेक्स्ट बी पार्ट में यहाँ पे आएगा वेट, है ना। अब इन दोनों को अपन साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेट में और मास में जो स्टूडेंट्स है ना वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो वेट क्या होता है, तो बेटा वेट है एक मास का एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप है, नेक्स्ट लेवल का वर्जन है। जैसे वेट इज टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो देखो इसमें आप, इट इज टाइप ऑफ फोर्स, इट इज टाइप ऑफ फोर्स। अच्छा अब बेटा यदि ये फोर्स है, मतलब कि जैसे मान लो हमको वेट निकालना पड़े, तो वेट जो है ना वो एक फोर्स निकल के आएगा बाहर, और फोर्स है तो इट्स यूनिट
इज न्यूटन, नो डाउट। यदि फोर्स बोल रहा हूं मैं इसको तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। अच्छा, थर्ड देखिए इसमें आप, थर्ड पॉइंट ऑफ में कि मास का जो वेट का जो फॉर्मूला है, वेट इक्वल टू आएगा बेटा मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। जैसे मान लो कि ये मास मान लिया अपन ने यहाँ पे 1 kg मान लिया, तो इस बॉडी का मास कितना है 1 kg है। बट यदि क्वेश्चन ये आए कि इस बॉडी का वेट कितना है, तो वेट निकालना हो तो मास इंटू जी, दैट इज वेट। m को आपको g से इंटू करना पड़ेगा और g से इंटू करने के बाद में जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा वह वैल्यू होगा किसका, वेट का। तो यदि अपन बोले कि इसका मास 1 kg मान लिया तो मास 1 kg है, बट वेट कितना होगा 1 इंटू जी, और जी कितना बेटा 10 होता है, तो दैट विल बी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो इसी बॉडी का मास 1 kg है और इसी बॉडी का वेट कितना है 10 न्यूटन है। ऑलराइट, तो देखो वेट जो है ना, वेट दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, और m यहाँ पे मास होगा एंड g इज ए वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। और देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें, देखो यहाँ पर अब एक और बात समझ में आपको आ रही होगी कि वेट जो है वो डिपेंड कहाँ करता है, मास के ऊपर और जी के ऊपर। अब मास तो एब्सोल्यूट है, मास तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, तो वेट का डिपेंडेंसी कहाँ पे आ गया, जी के ऊपर। और जी यहाँ ग्रेविटी है, और जो ग्रेविटी का बेटा वैल्यू है दैट इज डिफरेंट प्लेस बाई प्लेस। जो ग्रेविटी का वैल्यू है दैट नॉट रिमेन सेम एट एवरीवेयर, है ना। तो यहां पर ये बात अपन कर सकते हैं कि वेट डिपेंड्स ऑन प्लेस बाई प्लेस, प्लेस बाई प्लेस। तो ये पॉइंट एक और आ गया इसमें कि जो वेट का वैल्यू है, किसी बॉडी का जो वेट है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट मे वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस बाई प्लेस। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे अलग होगी बेटा, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो सन के लिए अलग होगा, ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो मून के लिए अलग होगा। तो ग्रेविटी का वैल्यू यदि बार बार डिफर हो रहा है तो एक ही बॉडी का जो वेट है वो हर प्लेस पे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, जबकि मास जो था वो हर पॉइंट पर हर जगह पे क्या था, सेम आ रहा था। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट और डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन मास एंड वेट। ऑलराइट, ये आप नोट कर लीजिए, आगे अपन बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, ठीक है, ये आप नोट करिए। ऑलराइट, देखो इसमें आप आगे नेक्स्ट लिखो आप, नया हेडिंग का नाम है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ऑन ए मून। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मून पर कितना होगा, ये अपन यहां पर बात कर रहे हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए मून। ठीक है, देखो जैसे अपन एक काम करिए कि मून अपन ने यहां सपोज कर लिया, अब मून इज अगेन ए स्फेरिकल बॉडी, तो मून का मास m मान लिया अपन ने, मास ऑफ मून मान लिया, दैट इज फिक्स। जैसे अपन ने पहले अर्थ की बात की थी, अर्थ का मास फिक्स था। अब ये एक मून अलग एक सैटेलाइट है, एक प्लेनेट है, तो यहां पर मून का मास बेटा होता है 7.3 इंटू 10 टू पावर 22 kg। दिस इज द मास ऑफ मून, जो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और मून का जो रेडियस है r, दैट लेट्स सपोज अपन ने r ऑफ मून मान लिया, एंड दैट इज इक्वल टू होता है बेटा 1.7 10 टू पावर 6 मीटर। ये होता है मून का रेडियस, मून का रेडियस। अच्छा, आप याद करो, अभी पहले अपन ने बात किया था ग्रेविटी एट दी अर्थ सरफेस, तो ग्रेविटी जो फॉर्मूला आया था अर्थ के ऊपर, जी ऑफ अर्थ, बेटा वो आया था इसमें कितना, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं ग्रेविटी एट मून, क्योंकि तो ग्रेविटी जो है वो इस जगह पे अलग होगी। तो ग्रेविटी डिपेंड कहां करेगी, ग्रेविटी आपकी डिपेंड करती है बॉडी की मास पे, बॉडी की रेडियस के ऊपर। अब यदि आपका जो प्लेनेट है, जो सैटेलाइट जो है वो अपन डिफरेंट मान रहे हैं अपन, तो उस जगह के लिए जो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी ऑफ मून, दैट विल बी इक्वल टू जी, तो कॉन्स्टेंट रहेगा एट एवरीवेयर, एंड यहां मास आएगा मून का, मास ऑफ मून अपॉन आर मून का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगा यहां से, दैट विल बी ग्रेविटी एट दी मून सरफेस, एंड दिस इज द ग्रेविटी एट दी अर्थ सरफेस, जो अपन ने पहले बात कर ली। अच्छा, अब अपने एक काम करें इसमें कि अपने को वेट निकालना है एक बॉडी का, तो वेट जो होगा ना अर्थ की सरफेस पे या मून की सरफेस पे, वेट एट दी मून सरफेस,
बेटा वो आएगा मास इनटू ग्रेविटी एट द मून सरफेस, बिकॉज वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। बट यदि आप जो वेट को आप मून पे आप मेजर कर रहे हो आप, तो वहां ग्रेविटी किसकी आपको लेनी पड़ेगी, मून की। और जो वेट आएगा अर्थ सरफेस के ऊपर बेटा वो आएगा मास इनटू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। दोनों एक्सप्रेशन में मैंने मास को कांस्टेंट माना है, बिकॉज मास तो हर प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं एक ही मास का वेट यहां निकालता हूं मून के ऊपर, तो इतना आएगा। उसी बॉडी का जो मास वेट है मैंने यहां फाइंड किया, वो इतना आएगा। अब यदि अपन एक काम करें कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे अपन, इसको अपन 2 बोल दे, और इक्वेशन 1 को अपन 2 से डिवाइड करें एक बार के लिए, 2 को डिवाइड करें 1 को 2 से, तो वी विल गेट दैट वेट ऑफ मास अपॉन वेट ऑफ अर्थ। एंड राइट में तो क्या आएगा, राइट साइड में m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा g ऑफ मास अपॉन g ऑफ अर्थ, है ना। m से m कैंसिल हो जाएगा, g ऑफ मास अलग है और g ऑफ मास अर्थ अलग होगा। अब ग्रेविटी एट मून कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू समथिंग दिस वन, एंड ग्रेविटी एट अर्थ क्या होगा, दिस विल बी समथिंग दिस वन। अब यदि इन वैल्यूज को मैं यहां प्लेस करूं और उसके बाद में इनका मास पहले से अपन फिक्स कर रखा है कि मास ऑफ मून ये होता है, मास ऑफ अर्थ अपन ने पहले बात कर ली अपन ने, तो यदि इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां से पुट करके यहां रखूं एक बार के लिए, एंड आफ्टर पुटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू यू विल गेट दैट दिस विल बी इक्वल टू 1/6, है ना बेटा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे होगी, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल पार्ट यू विल गेट दैट दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1/6, 1/6। देखो कैसे आएगा, ये है ग्रेविटी एट मून सरफेस, वो ये रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें जी आप यहाँ रखो, मास ऑफ मून आप यहाँ रखो, और रेडियस ऑफ मून यहाँ रखो, इसको सोल्व करो आप, है ना। और जी ऑफ अर्थ क्या होगा, वो अपन ने पहले फाइंड कर रखा है, दैट इज 10 और 9.8, तो वो तो अपन ने फाइंड कर रखा है, ये आप और फाइंड कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद में उसको आप पूरे को सोल्व करिए रेशियो को, तो आपका जो रेशियो आएगा ना, दैट रेशियो विल बी इक्वल टू 1/6। एंड यहां से मालूम पड़ रहा है कि वेट एट मून सरफेस इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ सरफेस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून एंड वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एट अर्थ, है ना। तो यदि किसी बॉडी का ये मानो आप कि अर्थ सरफेस के ऊपर वेट मान लो 6 मान लिया अपन ने, 6 इज द वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस, तो उसी बॉडी का जो वेट है वो मून की सरफेस पे बेटा कितना आएगा, 6/6, दिस विल बी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो बॉडी का मास सेम था, सेम बॉडी में यहां से वहां ले गया, तो बॉडी का मास सेम रह गया, बट ग्रेविटी में चेंज होने की वजह से उन बॉडीज का जो वेट है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट आपको ऑब्टेन होगा। तो ये रिलेशन जो आपको याद करना है इसमें, है ना। तो यदि आपने इसको इसके इक्वेट किया है तो आपको ये मिलेगा, और यदि आप इसको इसके इक्वेट करोगे ना, तो आप एक और यहां पर रिजल्ट फाइंड करोगे, दैट विल बी ग्रेविटी एट मून इक्वल टू आएगा 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड ये तो पहले से मालूम अपने को 10 होती है, तो 10/6 जो आपका आएगा 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये आ गया ग्रेविटी का वैल्यू कहां पर, मून की सरफेस के ऊपर, कहां पर, मून की सरफेस के ऊपर। तो दीज आर सम रिजल्ट्स जो आपको याद करने हैं, इनको ड्राइव कर लिया अपन ने यहां पर, है ना। एक पॉइंट ध्यान रखो आप कि वेट जो होगा किसी बॉडी का, दैट विल बी मास इनटू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। अब जहां आप वेट फाइंड कर रहे हो बॉडी का, जिस जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहीं का ग्रेविटी आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने वही यहां पर काम किया और दोनों को मैंने लिंक कर दिया, यहां पे इंटरलिंक किया। ऑलराइट, ये आप नोट कर लीजिए। और देखो बेटा, नोट करिए इसको एक बार। आगे अपन इसमें बात करेंगे एक डिफरेंट सेक्शन के लिए। देखो इसमें पहली बात तो कि इस चैप्टर का नाम भले ही ग्रेविटेशन है, बट यहाँ पे इस चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं दो टाइप के कॉन्सेप्ट। अब तक अपन ने बात की है ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, वेट के बारे में, मास के बारे में और एक लॉस के बारे में। अब ये सारा जो सेक्शन पढ़ा अपन ने, पूरा जो अपन स्टडी किया, दिस इज ऑल कंप्लीट अबाउट द ग्रेविटेशन। आगे इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड, है ना, फ्लूइड। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड क्या होता है। देखो बेटा, चैप्टर डिफरेंट नहीं है, चैप्टर आपका वही है, बट जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, है ना। तो चैप्टर का नाम वही रहेगा आपका ग्रेविटेशन, बट इसका जो अदर हाफ है उसमें आपको बेसिकली डील करना है किससे, फ्लूइड से।
देखो पहली बात तो फ्लूइड क्या होता है, देखो बेटा फ्लूइड मतलब कि ऐसा कुछ जो फ्लो कर सके, जैसे मान लो लिक्विड हो गया, कोई गैस हो गया, तो दिस इज ऑल नोन अबाउट एज फ्लूइड, है ना। तो यहां पे आप ओनली एक बात लिखे कि लिक्विड प्लस गैसेस दोनों ही जो चीजें हैं आर काउंटेबल इन कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। लिक्विड भी और गैसेस भी दोनों ही क्या कराएंगे, आपके फ्लूइड कराएंगे ना, फ्लूइड। अच्छा आगे अपन बात करें इसमें अब कि एक टर्म पढ़ेंगे अपन यहां पे, दैट इज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। अब बात कर रहे हैं कि इस केस में अपथ्रस्ट क्या होता है। देखो अपथ्रस्ट का देखो मतलब होता है बेटा फोर्स, आप सिंपल ध्यान रखो फोर्स, बट दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज अगेन ए डिफरेंट फोर्स। डिफरेंट फोर्स कि पहले अपन बात करें, जैसे अपन माने, जैसे मान लो कि यहां पर अपन एक मास रखा हुआ है, तो इस मास का एक फोर्स यहां काम करता है बॉडी के ऊपर, वेट कहलाएगा वो, वेट, बट दैट इज फोर्स ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, है ना। बट एक काम करें अपन, जैसे मान लो कि अपन एक कंटेनर मान लिया और इस कंटेनर में मान लो कि अपन ने लिक्विड भर रखा है, लिक्विड मान लो अपन ने यहां फिल कर रखा है कंटेनर के अंदर, ठीक है, ये मान लिक्विड मान लिया, तो लिक्विड भी जो है ना उसमें भी वेट होगा, है ना। जैसे मान लो कि ये अपना ऑब्जेक्ट था, दैट वाज सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसमें यदि वेट है, इसमें मास है और मास की वजह से वेट हो गया, क्योंकि वेट क्या होता है, m × g होता है। अब यहां पर जो अपने लिक्विड यूज कर रखा है उसमें भी कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, तो ये जो पूरा लिक्विड जो है ना वो इस सरफेस को, इस बॉटम को, बेस को कंप्रेस कर रहा है, पुश कर रहा है। टेंडेंसी में है कि पूरा जो लिक्विड का जो मास है उस मास की वजह से वहां पर वेट बना, और वेट जो है वो कहां पूरा एक्ट कर रहा है, इसके बेस के ऊपर। तो इस लिक्विड ने बेसिकली एक फोर्स लगा दिया, ये लिक्विड जो है यहां अपने फिल कर रखा है, उस लिक्विड ने इस कंटेनर की बाउंड्रीज के ऊपर, है ना, या बेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रखा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ए डिफरेंट नेम बाई अपथ्रस्ट, बाई अपथ्रस्ट, है ना। तो पहले पॉइंट आप ध्यान रखो इसमें आपकी फोर्स एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स, फोर्स एक्सर्टेड बाई लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा एक और काम करिए अपन, देखो इसमें कि जो लिक्विड जो आपने फिल कर रखा है, वो लिक्विड जो है वो इन ऑल डायरेक्शन इस पूरे कंटेनर को पुश कर रहा है ना। जैसे मान लो कि ये लिक्विड जो है इसको यहां भी कंप्रेस कर रहा है, पुश कर रहा है, ये जो लिक्विड है इस बाउंड्रीज को भी पुश कर रहा होगा, यहां पर भी पुश कर रहा होगा। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो भी फोर्स बन रहा है लिक्विड से, जो भी फोर्स लिक्विड से फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, है ना। तो है ना, ये बात ध्यान रखिए आप, आपको बिल्कुल भी यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, क्योंकि पहले अपन बात कर रहे थे अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, मासेस के बारे में बात कर रहे थे अपन। अब कुछ डिफरेंट कैटेगरी आ रही है, डिफरेंट सेक्शन आ रहा है इस चैप्टर का, वो आपका बेटा है क्या, फ्लूइड, और इसमें दोनों काउंट होंगे, लिक्विड भी और गैसेस भी। ऑल्दो यहां पर अपन बात करेंगे मेनली किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। अब पहला पॉइंट अपन ने यहां पढ़ के लिया कि लिक्विड का जो फोर्स है तो फोर्स ही हो, बट जो फोर्स लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड अप्लाई कर रहा है, उसका नाम अलग से क्या होता है बेटा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, ठीक है। तो ये आप नोट करें एक बार के लिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको ना डेफिनेशन इसका अपथ्रस्ट का। अपथ्रस्ट, फोर्स exerted by liquid on the boundary of container, on the boundary of a container is called upthrust, is called upthrust, ठीक है ना। तो कोई भी यदि फोर्स लिक्विड से एक्सर्ट हो रहा है, लिक्विड की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। ऑलराइट, अब यदि ये टाइप ऑफ फोर्स है तो ध्यान रखो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, है ना। भले कैसा भी फोर्स हो बेटा, भले कोई सा भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, भले कोई सा भी फोर्स हो, हर एक फोर्स का जो यूनिट है ना, दैट विल बी न्यूटन। तो इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, आगे मूव करेंगे इसमें पढ़ना।
अब थ्रस्ट पढ़ने के बाद में एक नया टर्म पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, एंड दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर है ना, इसका बेटा सिंबल रहेगा कैपिटल P, प्रेशर। अब जो प्रेशर है दैट इज अगेन ए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। जैसे अपन एक काम करें कि जैसे एक अपने कंटेनर मान लिया, यहाँ पर ये अपन ने एक कंटेनर अज्यूम कर लिया, और मान लो कि यहाँ लिक्विड अपन ने फिल कर रखा है इसके अंदर। तो लिक्विड जो है ना इस पूरे कंटेनर को पुश कर रहा है, टेंडेंसी में है ना। लिक्विड जो है वो इस बेस को भी पुश कर रहा है, ट्राई कर रहा है पुश करने का, इसको भी पुश कर रहा होगा। तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर बेटा उसका देखा फॉर्मूला आएगा अपना कितना, वो आएगा अप थ्रस्ट अपॉन एरिया। अप थ्रस्ट अपॉन एरिया, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन दिस चैप्टर। प्रेशर की एरिया यहाँ पे बेटा है कि कॉन्टैक्ट एरिया। जैसे मान लो कि ये अपन ने एक वेसल मान रखा है और इसमें लिक्विड भर रखा है अपन ने, तो लिक्विड का वजन कुछ ना कुछ तो होगा, और वजन से इस वाले बेस पर, अब जो बेस है कंटेनर का अपन ने ए मान लिया, दिस इज द लेट्स सपोज कैपिटल ए इज एरिया। तो इस लिक्विड की वेट की वजह से, और जो वेट है वो बेटा कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बेस के ऊपर, तो इस वेट का या अपथ्रस्ट का और एरिया का जो रेशियो आएगा ना, दैट इज नोन एज प्रेशर। दैट इज नोन एज प्रेशर। तो मैं यदि एक काम करूं इसमें कि डिफाइन करने के लिए एरिया मैंने मान लो कितना मान लिया, 1 मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। अब यदि आप इसको आप यहां पुट करोगे तो जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, एंड दिस इज द डेफिनेशन। इट मीन्स कि किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, इसका एरिया कितना माने अपन 1 मीटर स्क्वायर, उस एरिया पे कितना अपथ्रस्ट काम कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर इज एट नेक्स्ट लेवल ऑफ फोर्स, कि किसी भी एक वन एरिया के ऊपर, जैसे मान लो अपन एक काम करें बेटा कि लेट्स सपोज कि मैं एक यहाँ पे एरिया जूम कर लूं 1 का, मान लो कि पूरा बोर्ड था, और बोर्ड का ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया, वो मान लो कितना मान लिया अपन ने 1 मीटर स्क्वायर। अब यदि मैं इस इतने ही एरिया के ऊपर, पूरे बोर्ड पे नहीं, ओनली इतने एरिया के ऊपर एक कुछ फोर्स लगा दूं मान लो, अब फोर्स लगाऊंगा तो कितना फोर्स लगाया मान लो मैंने, लेट्स सपोज मैंने फोर्स मान लिया कितना 5 न्यूटन। तो इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जितना फोर्स काम करेगा दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर। तो अपन ये बोल सकते हैं यहां पर कि इसका जो प्रेशर है इस एरिया के ऊपर वो कितना बिल्डअप हो रहा है 5 का, है ना। तो 1 के कोरस्पोंडिंग, 1 एरिया के कोरस्पोंडिंग जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वही फोर्स जो होगा न्यूमेरिकली उसके प्रेशर के इक्विवेलेंट भी होगा, है ना। तो नोट करिए इसको, ठीक है। और मैं आपको लिखवा दूं, इट इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ अपथ्रस्ट टू एरिया, अपथ्रस्ट टू एरिया, कि कितना फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, जितना फोर्स काम कर रहा होगा वो यहां पे आ जाएगा, और जो एरिया वो यहां अपोन में आएगा डिनोमिनेटर में, तो उनका अपन रेशियो लेंगे यहाँ पे, जो भी आपको रेशियो फाइंड होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर, है ना। ऑल राइट, अच्छा आगे देखो इसमें आप अपन बात करेंगे प्रेशर की यूनिट क्या होगी, क्योंकि जब भी अपन कोई टर्म पढ़ते हैं, नई टर्म पढ़ते हैं अपन, तो उस जगह पे अपन ये बात पक्का करते हैं हर बारी कि उस चीज का यूनिट क्या होगा। देखो बेटा ऊपर अपथ्रस्ट आ रहा है, अपॉन में एरिया आ रहा है। अपथ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सो दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, एंड दिस इज द एरिया, एंड दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। एरिया इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। तो यहां पे इसका जो यूनिट है ना वो अपना आएगा यहां पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और इस टर्म को ये ना बोल के आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो पास्कल। पास्कल इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। मतलब कि इस पूरे रेशियो को, पूरे नाम को मैं इतना कुछ ना बोल के यदि पास्कल बोल दूं तो भी एक ही बात है, इट मीन्स कि दिस इज इक्विवेलेंट टू पास्कल। तो दो बातें यहां याद रखो, आपकी जो प्रेशर की यूनिट्स है वो ये भी होती है बेटा और ये भी होगी, पास्कल भी हो जाएगी। ऑलराइट, नोट करिए इसको आप। तो अभी अपन बात कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है ना।
प्रेशर जो है वो फोर्स से ही बिल्डअप होता है, बिना फोर्स के प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, है ना। ऑलराइट, देखो इसमें हम आगे बात करेंगे, इसमें अब एक नेक्स्ट नए फोर्स के बारे में, दैट इज बायोन्सी फोर्स। देखो बेटा काफी इंटरेस्टिंग फोर्स है ये, बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स ऑल्दो कि 11th क्लास में आपके आएगा दोबारा से, और वहां डिटेल में उसको पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा बहुत इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अपन समझते हैं एक बार के लिए कि बायोन्सी फोर्स का मीनिंग क्या है ना। अच्छा एक काम करें अपन कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो बॉडीज है वो लिक्विड में सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और कुछ बॉडी फ्लोटिंग करती है, तैर पाती है आराम से। जैसे अपन एक काम करें कि लेट्स सपोज कि यहाँ अपन लिक्विड मान लिया है ना एक कंटेनर में, और एक लाइट सा एक ऑब्जेक्ट मान लो आप, वुडन का या कोई पेपर का है ना बॉक्स मान लो आप, तो बॉक्स जो है वो इजीली वहां फ्लोटिंग कर पाता है, फ्लोटिंग करेगा है ना, तैर पाएगा। और यदि आपने यहाँ पे इस सेम लिक्विड के अंदर आपने कोई एक हैवी सा ऑब्जेक्ट रख दिया, हैवी ऑब्जेक्ट जो डेंसर है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा और यहाँ बॉटम पे आके बैठ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ये तो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ बॉडीज फ्लोटिंग कर पाती है और कुछ बॉडी फ्लोटिंग नहीं कर पाती है। अब एक क्वेश्चन अपने माइंड में अराइज हो रहा है कि ये बॉडी फ्लोटिंग कर रही है और ये बॉडी फ्लोटिंग नहीं कर रही है, ऐसा क्यों, वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो जैसे डेफिनेटली अपन एक काम करें कि यदि इस बॉडी पर एक ही फोर्स, जैसे अपन बात करें कि इस बॉडी का मास अपन ने m मान लिया, क्या मान लिया अपन ने m, और इसका यहां पे ग्रेविटी अपन ने g अज्यूम कर लिया, तो इस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज वेट फोर्स, एंड वेट फोर्स की वजह से बॉडी कहां किस साइड मूव करेगी, डाउनवर्ड, एंड दिस इज द वेट फोर्स, या इसको आप बोल दो W। अब क्वेश्चन ये है कि यदि इस बॉडी पर एक ही फोर्स एक्ट करता, यदि इस बॉडी पर एक ही फोर्स एक्ट करता तो ये बॉडी कहां आके सेटल्ड हो जाती, बॉटम के ऊपर, बट ऐसा नहीं हुआ, फ्लोटिंग कर रही है। तो इट मीन्स कि इस बॉडी पर एक और कोई सपोर्टिंग फोर्स काम कर रहा है जो बॉडी को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है ना। देखो वेट फोर्स से अपन पहले से फेमिलियर हैं, वेट की वजह से बॉडीज कहां मूव करती है, हमेशा डाउनवर्ड। जैसे मान लो इसको यहां से फ्री फॉल कराऊं तो बॉडी कहां मूव करेगी, डाउनवर्ड। तो यदि ओनली एक ही फोर्स होता है यहां पर इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट में, तो बॉडी का मोशन कहां होता, डाउनवर्ड, एंड दैट इज सेड टू बी सिंक। बट यहां पे बॉडी आपकी सिंक नहीं हो रही है, फ्लोटिंग कर रही है। इट मीन्स कि इस बॉडी पर एक और कोई ऐसा ऊपर की ओर फोर्स काम कर रहा है जिस फोर्स ने इस बॉडी को फ्लोटिंग करवाया है ना, और जो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है दैट इज नोन एज बायोन्सी फोर्स या बियोन्से फोर्स, FB। फोर्स तो F है बट B स्टैंड फॉर बायोन्सी। और ये जो फोर्स है दैट इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड, किस लिक्विड ने इस बॉडी के ऊपर एक अप साइड में ऊपर की ओर एक फोर्स बनाया होगा डेफिनेटली, और उसी फोर्स की वजह से ये बॉडी आपकी फ्लोटिंग कर रही है, तैर पा रही है। तो इस बॉडी पर यहां पर एक फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, इस बॉडी पे यहां पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्स यहां पे एक ही टाइम पे सेम इंस्टेंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, WB और बायोन्सी भी। अच्छा बेटा यहां पर भी सेम कहानी हुई होगी कि इस बॉडी के ऊपर भी एक तो ऊपर बायोन्सी फोर्स काम करा होगा और एक कौन सा वेट फोर्स काम करा होगा। बट बेटा यहां पे केस ये बना होगा डेफिनेटली कि इसका जो वेट फोर्स है दैट इज मोर देन बायोन्सी फोर्स, और यदि वेट फोर्स बायोन्सी फोर्स से डोमिनेट कर रहा है, बड़ा है, तो आपको मालूम पड़ रहा होगा इसमें बॉडी कहां मूव करेगी, नीचे की ओर। और इस केस में डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि जो बायोन्सी फोर्स था दैट इज मोर देन वेट फोर्स, तो ये ऊपर की ओर मूव कर गई और यहां आके सेटल्ड हो गई। तो ये कुछ कहानी होती है लिक्विड के अंदर। तो मैंने अब तक मेरे पूरे डिस्कशन से एक बात साफ मालूम पड़ रही है कि लिक्विड जो है वो भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे मान लो कि ये लिक्विड अपन यहाँ फिल कर रखा है कंटेनर के अंदर, और मैं किसी बॉडी को यहाँ पे डिप कर दूं, इमर्स कर दूं, तो उस बॉडी पर लिक्विड की वजह से एक फोर्स काम करेगा। हमेशा वो कहां पे काम करेगा, किस साइड में एक्ट करेगा, अपवर्ड साइड में, एंड दैट फोर्स इज नोन एज बायोन्सी फोर्स। एंड इफ वेट फोर्स इज मोर देन बायोन्सी फोर्स then body will sink, and if buoyancy force is more than weight force then body will float। हाँ, यदि बायोन्सी फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वेट फोर्स के इक्विवेलेंट आ गया तो भी आपकी बॉडी फ्लोटिंग ही करेगी, है ना।
तो लिखो इसमें आप ना, फोर्स exerted by liquid on object in upward direction. This is very important. Upward direction is called buoyancy force. Is called buoyancy force या buoyant force या buoyancy force. This is the definition of buoyancy force. तो आज अपन यहाँ पे सीख के जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि हर बॉडी पे जब अपन उसको लिक्विड में डिप करेंगे, इमर्स करेंगे, तो उस बॉडी पर एक लिक्विड की वजह से फोर्स काम करेगा अप साइड में, ऊपर की ओर, एंड दैट इज बायोंसी फोर्स. हालांकि आपके सिलेबस में 9th क्लास में ओनली इतना ही है, यहाँ तक ही है. 11th क्लास में इसका जो आगे का जो है ना कहानी स्टडी जो है अपन करेंगे कि इस बायोंसी फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, है ना. वहां बहुत सारी अपन बातें करेंगे, बट यहाँ पे इतनी बातें अपन करेंगे, ओनली इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है, ऑल राइट. आगे देखो, अब देखो एक और यहाँ प्रिंसिपल काम में आएगा. एक मिनट ना, इसको मैनेज कर लूं. इस बायोंसी फोर्स को और ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, समझाने के लिए एक प्रिंसिपल आएगा, एंड दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो आप सुन लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको यहां पर. और स्टेटमेंट का जो वेरिफिकेशन है, जो है ना, जो प्रूफ है, दैट विल बी डन इन 11th क्लास, नॉट राइट नाउ. ठीक है ना, आपकी अभी है ही नहीं चीजें ना इतनी. चलो एक काम करें अपन कि अभी अपन बात कर रहे थे बायोंसी फोर्स के बारे में. तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज जो बायोंसी फोर्स का वैल्यू होगा ना, तो कितना होता है, देखो इसमें आप अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स या बायोंसी फोर्स is always equal to weight of displaced liquid by body. दिस इज द प्रिंसिपल और स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज. कि अभी अपन बात कर रहे थे यहां पर कि बायोंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, बट बायोंसी फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो उसने ये कहा अपने को कि बायोंसी फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाई बॉडी. तो समझते हैं इसको कैसे. जैसे अपन एक काम करें कि ये सपोज करो अपन ने एक लिक्विड मान लिया, ठीक है, यहां पर, और एक अपन ने यहां मास मान लिया अलग से. अभी तो इस मास में कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, कि मास कुछ अपने ऑब्जेक्ट मान लिया अपन ने. अब यदि मैं इस मास को यहाँ डिप करूंगा लिक्विड के अंदर, इमर्स करूंगा, तो बायोंसी फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. अब मान लो कि इसको मैंने यहां से यहां डिप कर दिया यहां पर, और मान लो कि इस कंडीशन में ये मान लो फ्लोटिंग कर रहा है इस जगह पर. तो बेटा एक पॉइंट देखो आप यहां पर, ये जो लाइन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड. देखो इस बॉडी को यहां रखने से, अंदर डिप करने से, इस लिक्विड का कुछ अमाउंट जो है वो अपना जगह छोड़ के डिस्प्लेस हो गया यहां से. देखो जो जितना वॉल्यूम इसने घेर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, इतने वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है यहां से अपनी जगह छोड़ के साइड में चला गया, यहां से अलग हो गया, क्योंकि यहां पर बॉडी आ चुकी है. अब इतने वॉल्यूम में, लिक्विड के इतने वॉल्यूम में कितना वेट होगा, दैट वेट इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स. यहां बायोंसी फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर, नीचे वेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा. अब जो बायोंसी फोर्स का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड. वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, किस बॉडी के अंदर इमर्ज होने से, लिक्विड में आ जाने से, अंदर इमर्ज होने से कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड आपका डिस्प्लेस हो गया, उतने ही वॉल्यूम का जो वेट होगा ना, उसी लिक्विड का जो वेट होगा, दैट वेट इज इक्वल टू बायोंसी फोर्स, है ना. जैसे मान लो कि इसके यहां अंदर आ जाने से कुछ वॉल्यूम मान लो यहां से डिस्प्लेस हो गया, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसका वेट मान लो कितना है, 5 न्यूटन मान लिया अपन ने.
कितना अज्यूम कर लिया अपने 5 न्यूटन। तो इस वाली बॉडी पे जो बायोंसी फोर्स है वो कितना होगा 5 का ही होगा, है ना। बॉडी के अंदर इमर्ज होने से जितना वेट वहां से अलग हो गया, जितना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो गया, उस लिक्विड में जितना वेट होगा उतना ही फोर्स वहां पे एक्ट करेगा। ये भी आप समझे। हालांकि आगे 11th क्लास में अपन बात करेंगे बेटा कि ये जो है स्टेटमेंट जो उसने बोला वो किस बिहाफ पे बोला और क्यों बोला, इसका जो वेरिफिकेशन है वो भी अपने करेंगे बाद में, ठीक है ना। ये आप नोट कर ले। ऑल राइट, ठीक है। और अब देखो बेटा इसमें अब लास्ट में इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट आ गया, दिस इज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है ना। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज ए न्यू टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है पहले अपन बात करते हैं। जो डेंसिटी है वो एक डिफरेंट टर्म है, डेंसिटी अलग चीज है, अलग टर्म है, एंड दिस इज ए डिफरेंट टर्म। तो पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, डेंसिटी क्या होती है। देखो बेटा डेंसिटी बेटा होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। कि यदि आपको किसी बॉडी का आपको डेंसिटी फाइंड करना है, किसी बॉडी का, किसी मान लो ऑब्जेक्ट का आपको डेंसिटी फाइंड करना है, तो आप एक काम करो, उस बॉडी का मास कितना है वो आप फाइंड कर लीजिए एक बार, उसी बॉडी का वॉल्यूम कितना है वो फाइंड करिए और दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ना दैट विल बी नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी तो फिक्स है कि मास जितना होगा अपॉन वॉल्यूम, उनका रेशियो। बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है एंड दैट इज ए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, चलो देखो इसमें लिखो आप, इट इज डिफाइन एज डेंसिटी ऑफ certain liquid to density of water, this is the definition। इसको मैं लिखूं एक बार ना यहाँ पे, relative density RD, this will be density of liquid अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा जो अपॉन में यहाँ पे आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑलवेज फिक्स। कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ना दैट इज ऑलवेज इन रेफरेंस ऑफ वाटर। कि जैसे मान लो मेरे पास में पेट्रोल है, मान लो, है ना, पेट्रोल भी लिक्विड ही है। अब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि पेट्रोल का आरडी कितना होगा, है ना। तो आप एक काम करो, पेट्रोल का डेंसिटी आप यहाँ पुट करिए और वाटर का डेंसिटी आप यहां पुट करिए। आप जो भी रेशियो उसका आएगा फाइंड होकर निकल के ना, दैट रेशियो दैट वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। तो यदि किसी भी आपको एक अननोन लिक्विड का या किसी और लिक्विड का आपको आरडी फाइंड करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी, देन आपको उस लिक्विड का डेंसिटी यहां पुट करना पड़ेगा और अपॉन में हर बार फिक्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी आपका रेशियो आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू आरडी। अच्छा अब एक टर्म है, एक डेटा है, वो आपको याद करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज फिक्स, दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका यूनिट हो गया। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और किसी और लिक्विड का डेंसिटी जो होगा वो अपन यहां रखेंगे, ये वैल्यू हमेशा यहां फिक्स रहेगा। रेशियो फाइंड करेंगे, जो भी आपका रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दैट विल बी नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ऑल राइट, तो ये चैप्टर जो आपका बेटा यहाँ पे एंड हो गया। इस चैप्टर में अपन ने बात की बेसिकली दो चीजों के बारे में, दो है ना सेक्शन के बारे में। सेक्शन ए जो था अपना दैट वाज कंप्लीट अबाउट ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सेक्शन बी में अपन ने बात की अबाउट लिक्विड्स, कि लिक्विड से जो फोर्स बन रहा है दैट इज अपथ्रस्ट, जो प्रेशर होगा दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद में बायोंसी फोर्स क्या होगा, सारी बातें अपन ने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। ऑलराइट, अब यदि आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अगलासियम स्कूल। ऑलराइट, बाय बाय।